नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी मिड सेशन में आज हम बात करेंगे 5 बड़ी खबरों की। ये खबरें होती है आपसे जुड़ी हुई, ये वो खबरें हैं जिसको लेकर हम आपके सामने आते हैं। 5 खबरों के जरिए हम दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश का राजनीतिक घटनाक्रम क्या कह रहा है, किस तरफ अलग अलग पार्टियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, उपचुनाव को लेकर कितनी चर्चा है, या मंत्रिमंडल विस्तार पर आखिर चल क्या रहा मध्य प्रदेश में। लेकिन इसके अलावा कुछ दिलचस्प खबरें भी आपके सामने होती है। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज मिड सेशन की 5 बड़ी खबरें। किंग मेकर किशोर, मंत्रिमंडल पर माथापच्ची, ये कैसी सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना की मार कब थमेगी रफ्तार, और अंतिम खबर 5वीं खबर यानी खाकी पर हमला। कहां हुआ हमला ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। मात्र 15 महीने में ही सत्ता से हाथ धोने के कारण कांग्रेस बेहद आहत है। भाजपा से बदला लेने के लिए कांग्रेस 24 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव में कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है। उपचुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने अपने प्रचार अभियान की रणनीति बनाने का काम प्रशांत किशोर को दिया है। बिहार में नीतीश कुमार को जीत दिलाने में प्रशांत ने अहम भूमिका निभाई। किंग मेकर किशोर, पीके की शरण में कांग्रेस। क्यों पहुंची कांग्रेस और क्या है कांग्रेस का चक्रव्यूह, इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर किस तरह से कांग्रेस प्रशांत किशोर को लेकर अपनी तैयारियां कर रही है। क्या वास्तव में प्रशांत किशोर आएंगे? अभी तो इस पर भी थोड़ी सा शंका है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस उनको हायर कर सकती है। और यदि उनको हायर करती है तो आपको याद करना होगा नीतीश कुमार का चुनाव बिहार का, दिल्ली का चुनाव जहां हमने देखा था कि केजरीवाल किस तरह से चुनाव में जीत हासिल की है। तो ये तमाम सारी खबरें इस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ हमारे रिपोर्टर भी जोड़ेंगे और उनसे भी समझेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, किस तरह से कांग्रेस इनका इस्तेमाल करने वाली है। और मध्य प्रदेश में लगातार ये चर्चा चलती रही है कि इस बार का जो उपचुनाव है उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर होगी। और टक्कर की वजह भी साफ है कि पहले सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनी, 15 महीने तक सरकार रही और 15 महीने बाद 15 साल वाली सरकार वापस लौट आई। अब सवाल यही है कि जब सरकार वापस लौट आई है तो फिर कांग्रेस क्यों पीछे रही। कांग्रेस ये चाहती है कि कहीं तो कुछ दिखाया जाए उपचुनाव में ऐसा कमाल कि वापसी हो जाए, लेकिन वापसी के बीच में एक लंबा अंतराल देखने को मिलेगा। उसकी वजह भी यही है कि जो कांग्रेस के एक दौर में चार्मिंग लीडर यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया रहा करते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनके साथ ही 22 लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। और वही 22 लोग जो कभी पंजे पर चुनाव लड़े थे, इस बार वो कमल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की खबर, पहली खबर, पीके की शरण में कांग्रेस। लेकिन जब कांग्रेस के दिग्गज लोगों से बात हो रही है तो वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की अभी तैयारियां जरूर चल रही है, हो सकता है कि हम किशोर का इस्तेमाल करें। और ये वही किशोर है जो लगातार चुनाव को लेकर 2014 में चर्चा में आए थे, जब भारत के प्रधानमंत्री पहली बार नरेंद्र मोदी बने थे और चुनाव मैदान में वो उतरे थे बतौर कैंडिडेट प्रधानमंत्री। तो हमने देखा था कि किस तरह से किशोर ने उनको आगे बढ़ाया था, चाहे पर चर्चा हो या फिर अलग अलग 3D सभाएं हो, ये सब देखने को मिला था। और ऐसा कहा जाता है कि वो पूरी रणनीति का हिस्सा, जो हिस्सा बने थे वो किशोर थे। तो चलिए मेरे साथ संदीप मिश्रा जुड़ रहा है इस वक्त, हमारे संवाददाता समझते हैं संदीप से। संदीप, क्या कहेंगे, क्या वास्तव में किशोर को ये बागडोर सौंपी जा सकती है और पीके के हाथ में होगी क्या कांग्रेस की कमान इस बार? जिस तरह से तैयारियां, खासकर चुनाव का प्रचार प्रसार हमने देखा है, किशोर को अलग अलग चुनावों में जाते हुए देखा है, कई जगह बहुत अच्छी जीत भी हुई है, लेकिन कांग्रेस के साथ उनका अनुभव ठीक नहीं रहा। उत्तर प्रदेश को जब हम याद करते हैं तो खटिया खड़ी हो गई थी वहां कांग्रेस की। बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जरूर कांग्रेस को उनके हाथ से नाकामी लगी थी। लेकिन अगर हम बात करें उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की तो कहीं ना कहीं उनका रिकॉर्ड बहुत मजबूत रिकॉर्ड है। कहीं ना कहीं एक तरह से 95% उनका जीत का प्रतिशत दर्शाता है, क्योंकि जैसे कि आपको भी मालूम है कि उन्होंने अभी तक भाजपा की बात हो या आम आदमी पार्टी को दिल्ली में पूर्ववर्ती सरकार की बात हो, उन्होंने हर जगह पार्टियों को जीत दिलाई है। यहां तक कि बिहार में उन्होंने नीतीश सरकार को बनाने में अच्छी
भूमिका निभाई थी। मध्य प्रदेश में भी 15 साल बाद अगर कांग्रेस की वापसी हुई थी, कमलनाथ सरकार बनी थी, तो उसमें भी उनका अहम योगदान रहा है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इनका चुना जाना यहाँ पर और अचानक जी। कहीं न कहीं चुनाव कमान में संभालना यहाँ लेकिन संदीप, ये समझना चाह रहा था मैं कि ये अभी चर्चा चल रही है या फाइनल हो गया कि किशोर ही संभालेंगे उपचुनाव की पूरी बागडोर? देखिए, बात तो कहीं ना कहीं फाइनल है, करीब करीब। नेता भी जरूर खुल करके बात बोलने को तैयार नहीं। मेरी भी जैसे कि सुबह पूर्व मंत्री जीतू पटवारी से बात हुई थी, उन्होंने भी स्वीकार किया इस बात को, और इस बात को स्वीकार पीसी शर्मा जी ने भी किया है कि बात हुई है। फाइनल कितने हद तक हुआ है ये बात अलग है, इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। बाररूम किस तरह का होगा? कांग्रेस का जो बाररूम बनने वाला है चंबल में, ग्वालियर में दिखाई देगा, भोपाल के तमाम सारे नेता मुझे लग रहा है उस बाररूम में ही नजर आएंगे, ये किस तरह का होगा? देखिए, ये जो बार रूम होगा तो यहाँ पर एक तरह से पूरे ग्वालियर और चंबल के नेताओं की यहाँ पर कहीं न कहीं एक तरह से बैठक होगी। जिस तरह से अभी बातें निकल करके सामने आई हैं, इस बार रूम से ही पूरी रणनीति तैयार की जाएगी उन 16 सीटों की जो ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में आती हैं। वहां से पूरी जो इनका जो बीजेपी का जो कमजोर फैक्टर क्या है और कांग्रेस के लिए क्या मजबूती हो सकती है, इन सब बातों पर विचार किया जाएगा। कल जैसे कि बीएसपी ने बात की है सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए, तो उस पर भी ये रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि बीएसपी का भी वोटर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ लुढ़कता है। तो ये सारी चीजों का उसी बार रूम से ही निरीक्षण किया जाएगा। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और बसपा का यदि वोटर जाता है कांग्रेस की तरफ तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। यदि कांग्रेस का वोटर विभक्त होता है बसपा की तरफ, माफ करिएगा, तो इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि बसपा भी तमाम सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन किशोर क्या कमाल दिखा पाएंगे? चलिए, नजर रहेगी आखिर किस तरह ये कांग्रेस का चक्रव्यूह है, वो आगे दिखाई देगा। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं और दूसरी खबर भी राजनीति से जुड़ी हुई खबर है। लंबे समय से मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर माथापच्ची चल रही है और कहा यह जा रहा है कि अब मुलाकातों का दौर खत्म होने की तैयारी है। बारी बारी से बीजेपी के दिग्गज नेता सत्ता और संगठन के कद्दावर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज भूपेंद्र सिंह बीजेपी कार्यालय पहुंचे, उसके बाद सुरेंद्र पटवा और गौरीशंकर बिसेन भी वहां पहुंचे और ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि इन तमाम सारे नेताओं की मुलाकात के बाद अटकलें इसी बात को लेकर तेज है कि 24 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होना है। साथ ही प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। मुख्यमंत्री और फिर पूर्व विधायकों की इस मुलाकात के राजनीतिक कई मायने में निकाले जा रहे हैं। क्या वास्तव में मंत्रिमंडल पर माथापच्ची है या उपचुनाव को लेकर? लेकिन आज राकेश सिंह भी वहां दिखाई दिए और भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र सिंह, गौरीशंकर सेजबार, जैसा हम बात कर रहे थे, गौरीशंकर बिसेन जी, ऐसे तमाम नेता वहां पहुंचे। क्या मायने निकाले मुलाकात के, समझते हैं संदीप से। संदीप, आज तमाम सारे नेता वहां पहुंचे और हम रोज ही देख रहे हैं कोई ना कोई नया व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचता है, या शिवराज जी से कल भी हमने देखा कुछ नेताओं ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात को किस तरह देखा जाए? इसको मंत्रिमंडल से जोड़कर देखा जाए या उपचुनाव की तैयारी से? देखिए, यहाँ पर दोनों बात है, लेकिन सबसे पहली बात यहाँ मंत्रिमंडल ही है। मैं कल रात से शुरू करूंगा इस बात को। कल रात में भी गुप्त बैठक की गई थी, इस बात की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बीच बैठक हुई। सुहास भगत जी भी बैठक में शामिल थे और उसके बाद फिर उसका जो अगला पार्ट है तो आज यहाँ पर शुरू होता है। आज यहाँ पर जिस तरह से लगातार पूर्व मंत्रियों का लगातार बीजेपी कार्यालय में आना जाना शुरू हुआ और फिर उसके बाद हमारी पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा से भी बात हुई, तो उन्होंने खुले तौर पर कहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। करीब करीब रूपरेखा तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब आखिरी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और उम्मीद है कि अब लिस्ट फाइनल हो जाएगी, क्योंकि मंत्रियों को लेकर के ही यहां पर लगातार जद्दोजहद चल रही थी। क्योंकि सिंधिया, खेमा और जो भाजपा के पहले से वरिष्ठ नेता रहे, तो उन सब चीजों को लेकर के यहां पर माथापच्ची चल रही थी। जातिवाद का समीकरण बैठाया जा रहा था, क्षेत्रवाद का समीकरण बैठाया जा रहा था, क्योंकि आगे चल करके 24 सीटों पर चुनाव भी होना है। तो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान न उठाना पड़े, तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल का समय है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। यदि हम चर्चा करें संदीप, तो आज देखिए गौरीशंकर बिसेन वहां पहुंचे, भूपेंद्र सिंह पहुंचे, ये सब वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में दिखाई देंगे। भूपेंद्र सिंह तो कम से कम दिखाई देंगे, सुरेंद्र पटवा भी वहां पहुंचे थे। तो इन तमाम लीडरों का वहां पहुंचना, क्या ये माना जाए ये मंत्रिमंडल की कवायद तेज दिखाई दे रही है? और 2-4 दिन में, हालांकि लगातार तारीख पर तारीख दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ये तारीख अब नजदीक आ रही है?
बिल्कुल देखिए, अब जिस तरह से अब स्थितियां दिख रही हैं, जैसे कि धीरे धीरे परतें हटती जा रही हैं, तो अब ऐसा महसूस होने लगा है। और जिस तरह से आज सुरेंद्र पटवा जी ने खुल करके कहा कि अब आपको जल्द ही आप लोगों का इंतजार खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आखिरी दौर में है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ठीक। चौहान कभी भी शपथ दिलवा सकते हैं, अब इस बात में कोई शक नहीं। तो इस बात चलिए, तो मुख्यमंत्री जी पूरी सूची बनाकर तैयार करेंगे और शपथ जल्दी राज्यपाल दिलाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन लंबे समय से नामों को लेकर चर्चा बनी हुई, कई नामों पर विस्तार से बात भी हुई है, लेकिन कौन होगा मंत्रिमंडल में, तो ये तो मंत्रिमंडल के दौरान ही देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, वो 10 चेहरे जरूर देखेंगे जो सिंधिया समर्थक रहे। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे और अमरपाटन, सतना के अमरपाटन से ये खबर आ रही है। ये खबर है अमरपाटन के पड़का खरीदी केंद्र में सांसद ने लगाई चौपाल। चौपाल में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं दिया गया ध्यान। सांसद गणेश सिंह ने सैकड़ों किसानों के साथ लगाई चौपाल। चौपाल में प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे और अमरपाटन स्थित गेहूं खरीदी केंद्र में जो पड़का का मामला है वो काफी गरमाया। बीजेपी नेताओं ने मजदूरों को खाना भी बांटा है। भाजपा पदाधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं दिया है ध्यान। और ये यहां पर पूर्व विधायक नरेश दिवाकर केवलारी विधायक भी मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष आलोक दुबे और कार्यकर्ता भी यहां दिखाई दिए। लेकिन ये कैसी सोशल डिस्टेंसिंग है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, राज्य में, मोदी से लेकर शिवराज जी सभी लोग कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। लेकिन क्या यही सोशल डिस्टेंसिंग है? भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वही इसको पलीता लगा रहे हैं। और गणेश सिंह तो बहुत ही सीनियर सांसद रहे हैं लगातार। तो ये दो तस्वीरें दिखाई दे रही है, एक सिवनी की है, एक अमरपाटन सतना की है। इन दोनों तस्वीरों में आप देखिएगा ये भारतीय जनता पार्टी का अलग अलग नजारा दिखाई दे रहा है, जहां गेहूं खरीदी केंद्रों पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाया गया है। और खबरें अन्य जगह से भी ऐसी ही आ रही है कुछ इसी। चलिए, अभिलाष जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमरपाटन से, उनसे ही समझते हैं। अभिलाष, क्या कहेंगे, किस तरह का ये नजारा दिखाई दिया? जो हम देख रहे हैं, जो विजुअल दिखाई दे रहे हैं, उसमें तो साफ लग रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाया गया। तो क्या इन्हें चिंता नहीं है कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, शिवराज जी क्या कह रहे हैं? देखिए सैनी जी, आपको बता दें कि पूरा मामला सतना जिले के अमरपाटन का है, जहां देर रात खरीदी केंद्रों में नाराजगी किसान दिखाए थे। जो अवैध वसूली के नाम पर उनसे 18-20 रुपए लिया जा रहा था, उसके खड़े होने के हंगामा किया था, जिसका निरीक्षण करने सतना जिले के बीजेपी सांसद अमरपाटन पहुंचे थे और किसानों की समस्या सुनी थी। किसानों की समस्या सुनना तो ठीक है, कहीं ना कहीं तो सुनना जरूरी है, जनप्रतिनिधि है, मगर कोरोना की इस दौर पे सांसद जी चौपाल लगाना, शासन के नियमों को धज्जियां उड़ाना, ये कहाँ की वो है प्रतिनिधि है। सतना सांसद जी के साथ साथ बीजेपी विधायक भी मौजूद रहे, साथ ही में जनप्रतिनिधि और कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे जो सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं किया। सबसे अहम बात तो यह है कि प्रशासन खुद इस भीड़ में शामिल रहा। लेकिन आपको बता दें कि आप तस्वीर के नजर से साफ देख सकते हैं कि अमरपाटन के एसडीएम और सांसद से बात कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं, मगर नियमों की बात कहीं पर नहीं दिख रही है। प्रशासन मुख्य दर्शक बन के देखते रहा। लेकिन ये एक चीज बताइए कि इस बात को लेकर क्या सांसद से पूछा किसी ने, आप लोग ने पूछा कि सांसद जी जरा नियमों का पालन कर दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, वही सतना है, वही रीवा है जहां तक अभी एक भी व्यक्ति नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कर अब खबरें आने लगी है कि वहां पर भी कोरोना ने पैर पसार दिए। ऐसे में यदि सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई नहीं देगी तो ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। देखिए, जब हम इस बारे में चर्चा करने पहुंचे तब सांसद जी ने अपना पल्ला झाड़ लिया और तेज गति से, यानी कि उनको कहीं जाना है, निकलना है, इस वजह में अपनी गाड़ी में बैठे वहां से रवाना हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन की भी लापरवाही मनोज जी देखने को मिल रही है कि जो कार्यवाही करते हैं वही मूक दर्शक बन के वहां पे देखते रहते हैं, और जो वीडियो वायरल करके जनप्रतिनिधि और शिवराज सिंह चौहान जी, प्रधानमंत्री जी, ये सब चीज का कहते हैं कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, केवल यही वीडियो वायरल करते हैं और यही सोशल डिस्टेंस का पालन करने में क्या ख्याल नहीं रख पाते हैं? ऐसा क्या हो सकता है? हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और ये तो नेताओं को समझना पड़ेगा अविनाश कि वो कैसे समझ पाए अपने वरिष्ठ नेताओं की बात को। लेकिन कहते ना, एक कहावत भी है कि जब सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। सरकारें हमारी है, केंद्र में सरकार हमारी है, राज्य में हमारी है, नियमों को हमें ही बनाना, हमें ही तोड़ना। पर प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी अपने सांसद को देखिएगा कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बना रहे। वो अकेले नहीं थे, वहां 2 विधायक भी मौजूद थे। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे और ये खबर मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक राज्य में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 6000 के पार हो गई है। बड़ी बात यह है कि ग्रीन जोन में
भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर बात की जाए तो रीवा की, यहां 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 26 पहुंच गई है। वहीं सिंगरौली में 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। कोरोना की मार कब थमेगी रफ्तार, यही आज हमारी खबर है। और इस खबर के जरिए हम देख रहे हैं कि जो ग्रीन जोन रहा करते थे वो भी अब कहीं ना कहीं कोरोना से संबंधित, यानी ऑरेंज जोन तो सरकार कोरोना के कारण जो ऑरेंज जोन बनाया गया था वो तो सरकार ने खत्म कर दिया, लेकिन ऑरेंज के अलावा ग्रीन भी रेड की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि उसका उदाहरण हमें बुरहानपुर में देखने को मिला, उसका उदाहरण हमें देवास में देखने को मिला, उज्जैन में देखने को मिला, और अब एक नया उदाहरण दिखाई दे रहा रीवा। रीवा वही है जहां आपको याद होगा कि कुछ कैदी जो इंदौर से रेफर किए गए थे, बाद में ऐसा कहा गया, भारी विरोध हुआ था, वहां के नेताओं ने विरोध किया था कि ऐसे आप कैदी को लेकर यहां आ गए जो कोरोना पॉजिटिव है, तो फिर बवाल खड़ा हो गया था। बाद में उस कैदी को हटाना पड़ा था। इस खबर को IND24 ने प्रमुखता से उठाया था। ताजा खबर भी इसी तरह की दिखाई दे रही। 4 से 26 हो गया मामला। समझते हैं, इस समय हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं रीवा से। क्या कहेंगे चतुर्वेदी जी, किस तरह का ये मसला है? और रीवा में लगातार पहले ये कहा जाता रहा सुशील कि किस तरह से वहां पर कोरोना के जो मरीज है उसको लेकर एक बार मुझे याद है कि जब एक कैदी वहां पहुंच गए थे, 2 कैदी, तो बवाल खड़ा हो गया था। और अब तो धीरे धीरे कर वहां संख्या 26 पहुंच गई। कहां गड़बड़ हो रही? क्या ये मजदूर लौटे उनके कारण हो रही है, या जिस तरह से प्रशासन को काम करना चाहिए वो नहीं कर पाए? बिल्कुल मनोज जी, निश्चित तौर में जब सतना से एक कैदी रीवा रिफर हुआ था तो काफी राजनीति भी गरमाई थी और बवाल भी मचा था। और अब जबकि जो प्रवासी मजदूर हैं अपने घर की ओर लौट रहे हैं और लगातार रीवा संभाग की बात की जाए तो लगभग आधा सैकड़े से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है। रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली सभी जिलों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही। अकेले रीवा जिले में लगभग 26 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है। सतना की बात करें तो लगभग 12 मरीज कोरोना पॉजिटिव है, और सीधी की बात करें तो सीधी में संख्या 8 पहुंच गई है, और सिंगरौली जो छोटा जिला है उसमें भी 6 की संख्या पहुंच गई है। मनोज जी, निश्चित तौर में कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी नहीं, लेकिन इसकी वजह क्या देख रहे हैं सुशील? क्या आपको नजर आ रहा है? क्या जो बाहर से लोग लौट रहे हैं उनके कारण हुआ है, या वहां ढील दे दी गई उसकी वजह बन गई? जो लोग आना जाना शुरू हो गया उसके कारण? क्या ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, ना जिस तरह से वहां बंद कर देना चाहिए था उस क्षेत्र को जो कहा जा रहा था सरकार की तरफ से, वो भी दिखाई नहीं दिया, वो वजह बना? वजह क्या है जो अचानक 26 हो गई वहां की संख्या? मनोज जी, सारे पहलू पे नजर दौड़ाई जाए तो निश्चित तौर पे चूंकि ये पूरा जो संभाग है पूरा ग्रीन जोन में था, उस दरमियान लगातार जो रियायत दी गई, जो लॉकडाउन में जो ढील दी गई, उसका भी एक परिणाम है कि लगातार इन क्षेत्रों में अब संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और यही प्रशासन के लिए भी बड़ी परेशानी है, चूंकि जो बाहर से जो श्रमिक आ रहे हैं वो भी चोरी छिपे घरों पर बैठे हैं। फिर प्रशासन को जानकारी लगती है कि कोई श्रमिक अभी जिसकी टेस्ट नहीं हो पाई है, सैंपलिंग नहीं जा पाए। इस तरीके से कई कारण हैं जो इन क्षेत्रों पे लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है मनोज जी, और ये प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए सुशील, ख्याल रखिएगा, देखिएगा कि किस तरह से वहां चुनौती बनी हुई, लेकिन अपना भी ध्यान रखिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का आप तो कम से कम पालन करना, साथ ही जो मास्क लगाना है उसका भी इस्तेमाल करना। लोगों को बताया, IND24 आपसे यही कहता है कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर चलिए। आप ये कतई मत भूलिए कि अभी कोरोना दूर है, कोरोना तो अभी कोहराम मचा रहा है। अगली खबर और अंतिम खबर, ये खबर है खाकी पर हमला। उज्जैन के नागदा से ये खबर आ रही। यहां पुलिस टीम पर पथराव हुआ है, बिल्लागाम थाना प्रभारी घायल हुए हैं। 2 पक्षों के विवाद को सुलझाने जब पुलिस वहां पहुंची तो टकरावदा ग्राम पंचायत की घटना ये सामने आई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें थाना प्रभारी समेत बाकी एक अन्य पुलिसकर्मी। ये देखिएगा आप, चूंकि गांव की खबर है तो जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, ये स्टिल फोटोग्राफ से जिनके जरिए दिखाई दे रहा है, और ये अभिनव चौक से है जो वहां के थाना प्रभारी बताए जा रहे हैं, उन पर भी हमला हुआ है। क्यों गए थे बिल्लाग्राम थाना प्रभारी महोदय, क्यों विवाद हुआ था? इस वक्त अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता नागदा से, उनसे ही समझ लेते। अशोक, क्या कहेंगे, ये किस तरह का मामला है? हाँ, जिस तरह से अभी देखा जाए तो कोरोना वायरस के उसमें पुलिस एक अच्छा काम कर रही है, और जिस तरह से पुलिस को कई अनगिनत शिकायतें प्राप्त हो रही है, उसी तरह से 2 पक्षों का विवाद बताया जा रहा है, जिसमें
व्यक्तिगत उनका एक विवाद था, जो ग्राम पंचायत बिड़लाग्राम थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ती है। वहां पर जब ये दो पक्षों का घटना 200 डायल पाया, 100 डायल के बाद 100 डायल कहीं बिजी शेड्यूल में होने के बाद उन्होंने जब यहाँ की मोबाइल वैन यहाँ बिड़लाग्राम थाने को सूचित किया, तो वहाँ पर यहाँ के आरक्षक जो सामान्य तौर पर जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो वहाँ पर पहुंचे। जब 2 आरक्षकों के मतलब जब इस हमले की स्थिति 2 आरक्षक नहीं हुई, तो 2 आरक्षक ने आईपीएस जो यहाँ थाना प्रभारी अभिनव चौकसे जी जो बिड़लाग्राम है, वो वहाँ पर स्थिति को काबू करने के लिए वहाँ पहुंचे थे, नियंत्रण करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन ग्रामीण एक प्रौढ़ एरिया है, एक अशिक्षित एरिया है, ऐसा माना जाता है। ग्राम पंचायत टकरावदा जो कि एक मतलब चंद्रवंशी एक छोटे कास्ट के लोगों का एक मानसिकता के स्तर पर उन्होंने पुलिस पे जो हमला किया है, पुलिस के जो आईपीएस अधिकारी जो एक होते हैं, जो एक प्रशिक्षु होते हैं, उन प्रशिक्षु पे उन्होंने हमला किया है। पूरी स्थिति ये थी कि वहाँ पर कुछ ऐसी घटना में जब उनको लगा कि हमें आप पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, तो जब उनके एक व्यक्ति बेहोश भी हो जाता है, बेहोश होके होने के बाद वहाँ पर बेहोश अगर उनका तो क्या इसमें जो अभिनव चौकसे हैं, जो कि थाना प्रभारी है, आईपीएस अफसर हैं, उनको भी चोटें आई है? जी हाँ, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा आपको। जब आईपीएस अफसर वहाँ पहुंचे तो बराबर जब उनको अपराधी को उठा के और पकड़ के लाने लगे, तो गाड़ी में जब वो बैठे थे, जब उस समय पथराव हुआ, पत्थर से उनको चोट आई है। लेकिन इसके बावजूद भी नागदा के उच्च वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं है कि पत्थरबाजी नहीं थी। जी, मतलब पत्थरबाजी हुई है, लेकिन पुलिस अफसर ये नहीं मान रहे कि पत्थरबाजी हुई, ऐसा? जी बिल्कुल, पुलिस अफसर ये मानने को तैयार नहीं कि पत्थरबाजी नहीं हुई। तो श्रीमान जी से मैंने पहले भी निवेदन किया कि पत्थरबाजी नहीं तो ये ऐसा कौन सा प्रहार है जिससे चोट आ गई है। ये बड़ा सवाल है संदीप, माफ करिएगा, लेकिन आपने वहां से देखा अशोक कि जो आपके सूत्रों के हवाले से खबर आई होगी, जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इसमें क्या देखा गया? गांव के लोग क्या बता रहे, क्या वजह क्या बनी इसकी? वजह यही बनी, दो जो विवादास्पद मामला ऐसे बना, ये इसमें विशेष रूप से जब ग्रामीण अंचल में आज भी जब स्वच्छ भारत के शौचालयों को लोग यूज नहीं करते हैं, एक शौच की जो नाइट में एक देर रात ये 11:30-12 बजे का मामला बताया जा रहा है, तो एक टॉयलेट करने की बात को लेकर किसी महिला हमारी गली में बैठती है, आप रोज यहाँ पर गली में क्यों आगे इस तरह से। चलिए, मैं समझ गया विवाद की वजह क्या है, और ये छोटे छोटे विवाद कई दफा। बहुत धन्यवाद अशोक, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की बात क्या करें, देश भर में छोटी छोटी गलतियां, छोटे छोटे विवाद कई दफा बड़े विवाद का रूप ले लेते हैं। ये जो घटनाक्रम है, ये नागदा के पास का है। यहाँ एक आईपीएस अफसर जो कि जब प्रोविजनल पीरियड होता है तो 6 महीने उनको एक किसी थाने का प्रभार सौंपा जाता है, तो उसी थाने में नागदा बिड़लाग्राम जो चौकी है उसके इस समय प्रभारी है। जब उनको पता लगा, वो वहां पहुंचे, तो पुलिस के सिपाही पहुंचे, उन पर हमला हुआ। लेकिन पुलिस के अफसर ये मानने को तैयार नहीं है कि हमला हुआ है। खैर, पुलिस जाने, पर घायल क्यों हुए पुलिस अधिकारी, तो ये भी बताना पड़ेगा कि यदि हमला नहीं हुआ तो कहाँ टक्कर हो गई, क्या एक्सीडेंट हो गया, कुछ तो हुआ होगा जो चोट लगी है। ये 5 बड़ी खबरें थी जिन पर हम आपसे मिड सेशन में चर्चा कर रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा, ऐसी कई तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं मध्य प्रदेश में, पर देखना होगा। कल फिर पुनः मुलाकात होगी आपके साथ 5 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।